हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी। ये हमारा है थर्ड चैप्टर, खनिज और शक्ति संसाधन। हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और साथ में इससे बनने वाले पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट ज़रूर से करके बताइएगा। देखिए, शुरू करते हैं हम यहाँ से। पहला इसमें दिया, किसी सुक्रांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कीरी जो है वो एक लड़की है, वो सुक्रांत से, मतलब उसका कोई मान लो दोस्त, कजन्स कुछ भी हो, मिलने उसके घर पे जा रही थी। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुक्रांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण वहाँ के ट्रकों को देख रही हो, ये सभी खनिज कोयलों को ले जा रहे। सुक्रांत ने उत्तर दिया। अब कीरी जो है वो पूछती है, खनिज क्या है? सुक्रांत कहता है, क्या आपने कभी नान बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो आपको इसके अवयव को पृथक के रूप में देख सकते हैं। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते हैं, कुछ ही चीज़ को हम लोग देख पाते हैं ना, सबको नहीं, उसी प्रकार हम इस पृथ्वी पर चट्टाने के कई पदार्थ मिलते हैं जो खनिज कहलाते हैं। यह खनिज की चट्टाने परपट्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, वो खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में सेल या समूहों से में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, सहस्तर में और अंटार्कटिका। तो ये मतलब कि नहीं मिल सकते हैं आसानी से। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित हुए, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वो अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। खनिजों के प्रकार देखो, खनिज के जो प्रकार हैं मुख्यतः देखो, पृथ्वी पर मुख्यतः 3000 से अधिक विभिन्न खनिज है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक, अधात्विक के रूप में बांटा गया। धात्विक जो जिसमें धातु मिले हुए, अधात्विक जिसमें धातु नहीं मिले। देखो, धात्विक में कौन कौन आते हैं? लोहा हो गया, लौह हो गया, मतलब इसमें लोहा भी होते हैं, अलौह भी होते हैं। एक चीज़ इसको ये देख लीजिए कि सेल क्या होते हैं। सेल जो है खनिज अवयव के निश्चित संगठन वाले एक से अधिक खनिजों का समूहन है। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जा सकता है, अयस्क कहे जाते हैं। देखो, यदि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई, इसमें केवल लगभग 100 से मतलब अयस्क जो है खनिज समझे जाते हैं। इसको देखते हैं हम धात्विक, अधात्विक। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु कठोर पदार्थ जो उष्मा और विद्युत को संचालित करती है। क्वेश्चन बहुत आते हैं जिनमें धुती या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण है। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिज जैसे लौह अयस्क हो गए, मैग्नीज, क्रोमाइट, लोहा हो गया। अलौह जैसे खनिज में लोहा नहीं है किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती हैं। अधातुएं खनिजों में धातुएं नहीं होती। इस खनिज में क्या होती है? धातुएं नहीं। देखो, मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया था। जैसे चूना पत्थर हो गया, इसका नाम याद रखिएगा। अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, इन खनिजों के उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। देखो, खनिजों का निष्करण, खनन हो गया, इसमें विवृत खनिज हो गया, फिर कुपकी खनन हो गया, फिर प्रवेधन हो गया और ये आखनन हो गया। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिजों को कम गहराई में स्थित में वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन के वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं। ये सारे पूछते हैं, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कुपकी खनन भी कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए मतलब कि गहनों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रकार आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? आखनन कहते हैं। खनिजों का वितरण, खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं तो कुछ कायांतरित सेलों में, जबकि अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय कायांतरित सेल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है उसमें पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओटारिया में, कनाडा में तांबा, निकेल निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण है। मैदानों में नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल के समूह अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेकस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप किए जाते हैं। जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप किए जाते हैं। अल्जीरिया के फास्फेट, सहस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम या अवसादी स्तर पर पाए जाते हैं।
एशिया। देखो अब यहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे क्या पाया जाता है इंपॉर्टेंट। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक देश है। मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है चीन, मलेशिया में और इंडोनेशिया में क्या, टीन। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। यूरोप विश्व में लौह का अयस्क अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकेल खनिज के निक्षेप पूर्वी यूरोप में, यूरोपीय रूस में ये पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शिल्ड, अपलेशियन प्रदेश में पश्चिमी की पर्वत श्रृंखलाएं, लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन। ये चीज़ें याद रखिएगा। तांबा का खनन जो है ये सब कहाँ पे है पाए जाते हैं, कनाडियन शिल्ड प्रदेश में। और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। अब ब्राजील में बोलिविया विश्व में 3 सबसे बड़े उत्पादकों में है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया भी में मतलब पाया जाता है। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ हीरा, सोना, प्लेटिनियम विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। यह अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका है, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक भंडार मतलब उत्पादित करते हैं। मतलब बहुत सोना पाया जाता है। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज है। तेल नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अब अंटार्कटिका देखते हैं। अंटार्कटिका में विभिन्न खनिजों निक्षेप पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त के रूप में प्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले, पूर्वी अंटार्कटिका में के प्रिंस चार्ल्स पर्वत। देखो ये पूछ लेगा कि प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो अंटार्कटिका। ये सब क्या है, लोहे के महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मतलब की मात्रा में उपलब्ध है। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, उसका प्रयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। उसके बाद आता है खनिजों का संरक्षण। खनिज नवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण, संचयन और में हजारों वर्ष लगते हैं। इस बार एस्टेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। मतलब कि जितना हम उपयोग कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। इतना निर्माण हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि 1000 वर्ष लग जा रहे हैं। मतलब खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति संसाधन। देखो शनि जो है, शनि की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह शनि को जगाने से पहले उसके विद्यालय तक वर्दी पर इस्त्री करती है, यानी जो प्रेस होता है। इसके बाद वह उसके लिए ब्लेंडर में एक ग्लास संतरे का जूस तैयार करती हैं और उसके बाद तैयार करती हैं, रसोई में जाती हैं, किचन में जाके बनाती हैं। शनि क्या आपने स्नान कर लिया, अपने बच्चों से पूछती हैं, आओ अपना नाश्ता करो। शनि के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते टाइम पे शनि बत्ती और पंखों के बटन को बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरण कि जो गजट है, जो सभी बिजली की खपत करते हैं, अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से भी जीवन शैली में बहुत तेजी परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है।
देखो, परंपरागत स्रोत वो होते हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय तक समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन, जीवाश्म ईंधन परंपरागत के कुछ उदाहरण हैं। और देखो, ये ईंधन क्या है, इसका उपयोग हम पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होता है। देखो, अभी भी हम लोग के गांव में ज़्यादातर घरों में भी मतलब कि देखो ऑलमोस्ट तो घर हो गया है, क्या है, सबके पास गैस वगैरह, लेकिन बहुत लोग हैं जिनके पास चूल्हा है, और मतलब चूल्हा गैस वो दोनों हैं। चूल्हे पे वो क्या कर लेते हैं, मिट्टी वाले पे उस पर क्या करते हैं, रोटी वोटी बना लेते हैं। और जैसे दूध गर्म हुआ, ज़्यादा भारी काम वो चूल्हे पे कर लेते हैं, क्योंकि इतना पैसा थोड़ी है। पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दब रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, वो इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र समाप्त होने वाला है। कोयला, यह बहुआयात में पाए जाने मतलब बहुत ज़्यादा पाए जाने वाला मतलब कि जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योग, लोहा, इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, वो लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला के उत्पादक देशों में सबसे पहले चीन आता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस आता है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज हो गए, पश्चिम बंगाल तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड है। उसके बाद पेट्रोलियम आता है। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। देखो, तेल जो होता है वो डालते नहीं है जब तेल ढंग से साइकिल नहीं चलती है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव्य से होती है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सैलों की परत के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित मतलब तल क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत इसके परिष्करणशाला भेजा जाता है, मतलब कि इसको प्योरीफाई करने के लिए, जहाँ परिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरीके से जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने वाले उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत आता है कि काला सोना किसको कहा जाता है, पेट्रोलियम को, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुला और अल्जीरिया। भारत में मुख्यतः उत्पादक क्षेत्र जैसे असम में डिगबोई, ये क्वेश्चन बहुत आ गया, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा में गोदावरी नदी के डेल्टा हैं। देखो, इस बार ये क्वेश्चन भी आया था, ये बॉम्बे हाई वाला एस्टेट में। प्राकृतिक गैस देखो, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है तब निर्मुक्त होती हैं, और जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है तो इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अतटवीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान को अंततः सूख जाती है। इनसे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जाता है, जो कि जीवाश्म ईंधनों को स्वच्छतर विकल्प हैं। जल विद्युत क्या है, देखो, बांधों में वर्षा जल अथवा नदी ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। बाद में यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश हो गए पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, चीन। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं: भाखड़ा, नागल, गांधीनगर, नागार्जुन सागर बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये वाला याद रखिएगा। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश जो है था वो नॉर्वे था। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार रहा तो इन ईंधन जो है वो भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग अपर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है, इनके उपयोग की आवश्यकता है। सौर ऊर्जा
देखो एक चीज़ याद रखिएगा पहले, ये विश्व का प्रथम और सौर मतलब कि सौर और पावर संचालित बस जो अड्डा है वो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा द्वारा हमारे प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है कि सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सेलों और विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों द्वारा तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक। सौर ऊर्जा का उपयोग का सौर तापक और कुकर, सोलर ड्रायर के साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। अब पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने, जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फॉर्म तटीय क्षेत्रों में, पर्वत घाटियों में जहाँ प्रबल लगातार हवाएं जो होती हैं चलती हैं, वहाँ स्थित पवन फॉर्म नीदरलैंड, जर्मनी, देखो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। परमाणु ऊर्जा देखते हैं। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित से प्राप्त हैं। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों और नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कल्पकम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरौरा और कर्नाटक में कैंगा हैं। भूतापीय ऊर्जा देखिए, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई के बढ़ने के साथ साथ ताप में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षा से गर्म जल से स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र जो है हिमाचल प्रदेश में मणिकर और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित हैं। ज्वारी ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। विश्व का पहला ज्वारी ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। देखो समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बाद में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी विशाल के ज्वारी क्षेत्र में हैं। बायोगैस, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पदार्थ हो गए, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस में संयंत्र में अवघटित होती है, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना बनाने, विद्युत उत्पादन करने सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा को नष्ट करने और भिन्नता बचा सकते हैं और भिन्नता ला सकते हैं। ऊर्जा की बचत ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा करें। तो अब हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। हम इसमें से बनने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है, संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया। तो हमने देखा था दो धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिजों में किस रूप से पाए जाते हैं। देखो धात्विक रूप में खनिजों धातु के किस रूप से पाए जाते हैं, तो कच्चे व कठोर। अगला है धात्विक खनिज अथवा हो सकते हैं। धात्विक खनिज क्या क्या हो सकते हैं, लौह अथवा अलौह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से अधात्विक खनिजों का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखो इसमें जो है बॉक्साइट नहीं है, बाकी चूना पत्थर है, अभ्रक है, जिप्सम है। अभी हमने आपको बताया था अधात्विक के उदाहरण। बॉक्साइट जो है ये धात्विक का उदाहरण है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस विधि द्वारा धरातल से नीचे से निकाला जाता है, तो कौन सा, प्रवेधन विधि द्वारा। अगला अधात्विक खनिजों में मैदानी और नवीनतम वलित पर्वतों के किस शैल समूह को चूना पत्थर में पाए जाते हैं, तो किसमें, अवसादी शैल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, कौन सा महाद्वीप विश्व में टीन का उत्पादन सर्वाधिक करता है। तो टीन में सबसे एशिया में कौन, चीन सबसे फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद इंडोनेशिया, म्यांमार, पेरू वगैरह आते हैं। निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है।
अगला है ग्रेट लेक कनाडियन शिल्ड प्रदेश तथा अल्पेशियन प्रदेश किस मतलब महाद्वीप पर स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है, तो अभी हमने देखा था चिली, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। दक्षिण अमेरिका में किन धातुओं का निक्षेप पाए जाते हैं, तो कौन सा पाया जाता है, सोना, मैग्नीशियम, एस्बेस्टस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला निम्नलिखित में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कौन सा है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया। अगला है कालगुरली कुलगार्डी सोने की खानें किस देश में पाई जाती हैं, तो हमने अभी देखा था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। अगला है रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कहाँ से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं कठोर खनिज से। अगला है कंप्यूटर उद्योग में उपयुक्त होने वाला सिलिकॉन किससे प्राप्त होता है, तो क्वार्टज से। एल्यूमिनियम किसके अयस्क से प्राप्त होता है, तो बॉक्साइट के, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। खनिज किस प्रकार का संसाधन है, तो खनिज जो है वो किस प्रकार का है, अनवीकरणीय। परंपरागत ऊर्जा को कितने मतलब मुख्य भागों में बांटा गया है, तो ये बांटा गया है 2 भागों में। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन हैं, तो कौन कौन से इसमें खनिज तेल है, जल विद्युत, कोयला और उपयुक्त सभी। रानीगंज कोयला खनन कहाँ पे है, अभी हमने देखा था, तो ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। अगला है पेट्रोलियम और इससे बनने वाले पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पादों को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है काला सोना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। भारत में पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र में कौन कौन से हैं, तो देखो अभी हमने देखा था डिगबोई है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा है, बॉम्बे हाई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। प्राकृतिक गैस किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है, तो पेट्रोलियम के, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है। भारत के किन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाई जाती हैं, तो किसमें पाई जाती है, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के अपतट तटीय क्षेत्र, उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर है। अगला विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था, अभी हमने देखा था, तो कौन था, नॉर्वे था, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है। अगला है निम्नलिखित में कौन से ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत हैं, मतलब कौन कौन सा है, तो ज्वारी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है किस क्षेत्र, देखो किस क्षेत्र में सौर ऊर्जा की उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है, तो कहाँ पे है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अगला निम्नलिखित में से पवन से ऊर्जा का क्या लाभ है, तो ये है सुरक्षित, साफ, प्रदूषक मुक्त, कम लागत में विद्युत उत्पादन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है भारत और राजस्थान के पास यूरेनियम के निक्षेप पाए जाते हैं, तो ये झारखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, तो हमने देखा था यूएसए में है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे है, फ्रांस में है, ये भी हमने देखा था अभी। निम्नलिखित में कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है, तो देखो वे समाप्य हैं। भाई खनिज समाप्त होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है सेटेट में। वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, उनका वितरण असमान है। बायोगैस का निर्माण किन गैसों के मिश्रण से होता है, तो ये होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। खनिज को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो खनिज को हमने देखा था कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 2। कौन कौन, धात्विक, अधात्विक। हेमेटाइट किस खनिज का उदाहरण है, तो ये लोहे का उदाहरण है। रोडोनाइट किस खनिज का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो ये मैग्नीज का उदाहरण है। अगला है जो है बॉक्स एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है, तो बॉक्साइट से। बायोटाइट किस खनिज मतलब किस प्रकार का खनिज है, तो ये है अभ्रक। गोंडवाना कालीन चट्टानों की किस खनिज से बना हुआ है, तो किससे, कोयला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसके नाम से पता चल रहा है मध्य प्रदेश। हुगडीजन किस उत्पादन क्षेत्र में है, तो ये पेट्रोलियम, इसका राइट आंसर पेट्रोलियम है। पवन ऊर्जा उत्पादन में संबंधित है, कौन संबंधित है, तो ये है लांबा। अगला है पूगा घाटी कहाँ स्थित है, तो पूगा घाटी कहाँ पे स्थित है, तो भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। हम 4 चैप्टर देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको नोट्स चाहिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और SST और पेडागोजी के, तो आप ज़रूर से कमेंट करिएगा। नोट्स की प्राइस 21 रुपीज़ है। थैंक यू।